अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो में आपको खुश आमदेद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। फ़ॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अभी इसके इम्तहान और भी हैं क्योंकि हुकूमत ने इस मामले को देखना है और कहा जा रहा है कि मुतालिका वजारतों को ये सारी रिपोर्ट, ये केस भिजवा दिया गया है। अब वो इस पर पेशरफ्त का जायज़ा ले रहे हैं कि आईन व कानून के मुताबिक क्या हो सकता है। लेकिन PDM इत्तेहादी जमात और हुकूमत का मिल के जो इजलास हुआ वज़ीर आज़म हाउस में, उसमें ये फैसला किया गया है कि हुकूमत रेफरेंस भिजवाएगी और इसके अलावा कैबिनेट इस बात पे गौर करेगी कि जो मुतालिका नाम है वो ECL में डाले जा सकते हैं या नहीं। ये कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा। और जो रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया गया है वो आर्टिकल 62 और 63 के तहत दायर किया जाएगा। ये आर्टिकल ऐसे हैं जो हमारी सियासी तारीख में नोन है, हालिया जो हमारा माजी करीब है स्पेशली उसमें। लेकिन सेठी साहब, फवाद चौधरी साहब इसके जवाब में ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत के पास तो ऐसा इख्तियार ही नहीं कि वो किसी पार्टी को तहलील करे या उस पर पाबंदी लगा सके। और वो ये कह रहे हैं कि अदालत जो है वो हमारी रिक्वेस्ट कबूल करेगी, फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा, इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम हो जाएगा। वफाकी हुकूमत का इख्तियार नहीं है तो वह ऐसा काम कैसे कर सकती है? और इमरान खान साहब की नाअहली के लिए रेफरेंस जाएगा तो इसका मतलब है फोकस जो है वो इमरान खान साहब है, पार्टी नहीं है। आयशा, ऐसे है कि अगर आप कानून और आइन की तरफ देखें और फवाद चौधरी साहब को 2 मिनट के लिए भूल जाएं, क्योंकि वो तो उन्होंने तो सियासी बयान देना है। तो उसमें तो ये यकीन है कि आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो करना था बिल्कुल स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ किया है। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स जो हैं वो पेश कर दी हैं, और उस फाइंडिंग्स के बाद उन्होंने दो चीज़ें की हैं। लिखने के बाद उन्होंने ये, एक तो ये इनको शो कॉज नोटिस दिया है कि जो पैसे गड़बड़ हुई है, क्या वो आपसे हम वो लेना चाह रहे हैं। आप अगर कुछ जवाब देना चाहते हैं तो उसके बारे में कुछ जवाब दे। वो शो कॉज है कि क्यों ना लिए जाए आपसे, क्योंकि ये सारा मवाद हमने प्रेजेंट किया है। इतने अकाउंट, इतना ये, इतना वो, पैसे गबन हुए, कहाँ से आए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये कोई 1.5 अरब रुपए के करीब बनता है। तो ये तो इसी सिर्फ उन्होंने इतनी बात कही है टू दी PTI। अलबत्ता उन्होंने जरूर ये कहा है कि कानून के मुताबिक और भी अगर कोई कार्रवाई अ, होनी है तो जिन इदारों ने करनी है वो कर सकते हैं। और इशारा नहीं, उन्होंने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट को भी अपना मौकफ देख लेना चाहिए इसके सिलसिले में। अब कानून और आइन बड़ा वाज़ेह है आयशा। वो ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट जब इस किस्म की रिपोर्ट आती है तो फेडरल गवर्नमेंट उसके बेसिस के ऊपर एक रेफरेंस नोट दायर करती है कि ये फॉरेन एडेड फॉरेन फंड्स आए हैं, ममनू थे। ये कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो वो, तो उसके अब ये 2-3 पहलू निकलते हैं इसके। एक तो ये कि वो अब एक नोटिफिकेशन निकाल के और पार्टी को बैन कर देगी, कहेगी इलेक्शन कमीशन ने बहुत से सबूत दे दिए, इसलिए हम इस पार्टी को बैन करते हैं। दूसरा ये कि इनके MNAs और MPs को हम डिसीट करते हैं कानून के मुताबिक। और ये कहने के बाद वो अपना केस जो है सुप्रीम कोर्ट भेज देगी, और सुप्रीम कोर्ट फिर उसके ऊपर फैसला करेगा कि क्या फेडरल गवर्नमेंट ने जो इकदाम उठाए हैं या कदम उठाए हैं वो सही है या गलत है, एटसेट्रा। तो ये जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी हम अदालत में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अरे भाई वो तो हुकूमत खुद अदालत में जाएगी अपना केस लेके। आप वहां पहुंच जाइएगा और वहां जाके आप इसको कहिएगा सुप्रीम कोर्ट को कि जी ये गलत कह रहे हैं, बिल्कुल वो आपका हक है। वहां जाके आप अपना पेश कीजिएगा। इनकी किस कोशिश ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए ना, ये किसी तरीके से हाई कोर्ट से जी। स्टे ले ले कि जी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, हमने जवाब देने हैं, हमने ये करना वो करना। ठीक है। अब असल बात तो ये है कि जवाब जो इन्होंने देना है आयशा, वो तो सिर्फ एक सवाल के ऊपर देना है, क्या आपसे ये पैसे लिए जाएं या ना लिए जाएं। और अगर आपका ख्याल है ना लिए जाएं तो सबूत दें कि आपने कोई ऐसी गड़बड़ नहीं की। तो वो तो एक सीधा सीधा सा सवाल है। वो है, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन भी ये कह रही है कि अगर कोई इसमें आपका ख्याल है कि हमने कोई सुकम कोताही है, की है हाँ, या तो आप कोई सबूत है, ले वो आए। कोई मसला है, तो सबूत ले आए। जैसे जी। वो कहते हैं जी कि नजम सेठी का नाम सेठी है, लगता तो ऐसे है कि कोई इंडियन नाम है या कोई पाकिस्तानी नाम नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि ये फॉरेन नेशनल हो। अब पता चला कि जी, और लिस्ट के अंदर नाम आ गया सेठी, फॉरेन नेशनल, तो हो सकता है कि नहीं ये है तो पाकिस्तानी, या है तो फॉरेन नेशनल मगर सेठी जो है वो पाकिस्तानी है।
तो इसलिए वो ममनू नहीं है। अगर सेठी इंडियन हो तो वो ममनू है, या अमेरिकन हो तो ममनू है। सेठी पाकिस्तानी है तो ममनू नहीं है। तो इस किस्म की है। और बहुत से लोग हैं, किसी ने $100 दिए, किसी ने $500 दिए, किसी ने $1000 दिए, किसी फंड के अंदर $10,000 गए। वहां को जो नाम आ गया है, किसी कंपनी का नाम आ गया है जी। जो कि अमेरिकन अमेरिकन कंपनी है। अब इन्होंने उसकी तफ्तीश की है या नहीं की कि उसके डायरेक्टर्स कौन है, पाकिस्तानी है नहीं है, क्या है। तो ये छोटी छोटी इस किस्म की चीजें रह जाती हैं। मगर जो मेजर इश्यूज हैं कि फंडिंग आई है नॉन पाकिस्तानी से, नॉन रेजिडेंट से, और जो कि पाकिस्तानी नहीं है, और कंपनीज जो कि पाकिस्तानी नहीं है, वहां तो बहुत सबूत है। हम्म। कोई ऐसी छोटी छोटी चीजें होंगी जहां कोई लिस्ट में गलत नाम आ गए हैं। मगर हम्म। मेन केस जो है वो तो बड़ा सिग्निफिकेंट और सब्सटैंशियल है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तो ये सारा मामला है। दूसरा ठीक है। मामला है जो कि अकबर शेर बाबर साहब जो है, आपको पता था उनका नाम शेर जी बाबर जी, है। शेर बाबर है, एग्जैक्टली तो शायद वो अकबर मुस्लिम लीग शेर, नून की वजह से शेर माइनस कर देते हो हाँ बहरहाल वो है तो शेर ही ना, 8 साल जी, लड़े हैं, साबित कोई हुए हैं। छोटी बात है। हाँ, टाइगर और के अकेले मुकाबले में लड़े हैं। शेर। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो अकबर शेर बाबर साहब जो है वो अपना वकीलों के साथ इस वक्त कंसल्ट कर रहे हैं कि उन्होंने अब आगे क्या करना है। ठीक है। और जो कि चिड़िया की खबर यही है कि वो जो देख रहे हैं, अब पता नहीं आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, मगर आज तक की जो चिड़िया की खबर है वो यही है कि वो सोच रहे हैं कि वो भी खान साहब को डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाती तौर पे, फॉर फॉल्स एफिडेविट्स एंड फॉल्स क्लेम्स एंड सेठी साहब, झूठ इंडिविजुअल भी बोलना। लेके जा सकता है ना इलेक्शन कमीशन के फैसले जी, को? गवर्नमेंट हाँ। भी गवर्नमेंट भी लेके जा सकती है, इंडिविजुअल भी लेके जा सकता है, 10 इंडिविजुअल भी लेके जा सकते हैं। हर बंदा उठ के चाहे तो लेके जा सकता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ये सारी पिटीशंस जो है उनको क्लब करके सुनना पड़ेगा। अच्छा। और आपको कल भी मैंने बताया था कि हम्म। गवर्नमेंट जो है, जो मेरी इत्तला के मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर काफी तवज्जो दे रही है। हम्म। और इसको, उनका ख्याल है कि द आयरन इज हॉट, हम्म। इसलिए अभी बिल्कुल स्ट्राइक करना है हमने। और हमने हर पहलू को सामने रखना है, हर एंगल से अटैक करना है इमरान खान को, हम्म। और इनको जीने नहीं देना, और इनको डिस्क्वालीफाई करके रहना है हमने। जी बिल्कुल तो सेठी गवर्नमेंट तो साहब। बिल्कुल ऐसी पूरा खबरें हैं कि करेगी। नवाज शरीफ साहब ने भी हिदायत जारी की हैं कि आइंदा 48 घंटों में रेफरेंस हर सूरत भेजा जाए, ऐसा ही है? अच्छा, ऐसी खबरें चल रही हैं? जी बिल्कुल, ऐसी खबरें चल रही हैं कि उनकी हिदायत हैं कि इस रेफरेंस पर फौरी काम किया जाए, 48 घंटों के अंदर रेफरेंस भेजा जाए। अच्छा, बहरहाल अब आप सोच ही लें, आपको तो खबरें तो बाहर आ ही गई हैं, तो हम्म। इसके चिड़िया की तो जरूरत ही नहीं है आपको। जी। तो अब बात यह है कि बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। और मेरा ख्याल है कल भी इसके ऊपर एक पीडीएम की मीटिंग है। मेरा ख्याल है कल एक बिल्कुल काबीना की ऐसे। मीटिंग भी तो है। उसमें ईसीएल में और नाम डालने पे गौर किया जाना है, आपके ख्याल में ये किया जाना चाहिए या गैर जरूरी होगा? देखिए, किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, या जरूरी है या गैर जरूरी, ये है सियासी जंग। ये हम्म। सियासी जंग है एक शख्स और एक पार्टी जिसके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं 2014 से लेके आज तक। जी। और वो समझते हो, जो कि मियां साहब ने अपनी एक छोटी सी प्रेस टॉक के साथ कल जिक्र किया कि हम्म। मैंने अपने बेटे से पैसे नहीं लिए, तो उसके ऊपर मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर लाइफ। और हम्म। इधर ये जो कुछ निकल रहा है, अब मतलब है कि ये बाबर साहब भी कह रहे हैं, सारे लोग ये कह रहे हैं भी, मेरा ख्याल है अकबर साहब ने भी एक ट्वीट किया है इसी किस्म की। जी। तो बात ये है कि ये तो एक जनरल सेंटिमेंट है हम्म। कि अगर यहाँ अगर एक पहाड़ है, तो जो नवाज शरीफ साहब के केस जो खिलाफ जो केस था वो तो चूहा था। हम्म। और अगर इसको कहते हैं ये चूहा है, जो कि शेख रशीद साहब कहते हैं ये चूहा है, तो फिर तो फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या था। तो अब हम्म। बात यह है कि अगर इंसाफ होना है तो फिर तकाजे तो एक ही किस्म के होने चाहिए। तो लेकिन अब सेठी साहब, यह है आपने कि कहा चिड़िया की जरूरत नहीं है, अब यहाँ चिड़िया की जरूरत सामने आई। अब इमरान खान साहब की नहली की बातें चल रही हैं। मीनवाइल ये अफवाहें भी हैं कि अगस्त के दूसरे तीसरे हफ्ते में नवाज शरीफ साहब भी वापसी का फैसला कर चुके हैं, और उससे पहले उनकी नाहली के खिलाफ एक दरखास्त आएगी। यानी इमरान खान साहब की नाहली का मामला अभी चल रहा है, तो उसके साथ ही ये केस भी आगे बढ़ेगा। तो इससे पहले कि वो मामला आगे जाए, नवाज शरीफ साहब का मामला आ जाएगा, और फिर उसके बाद एक मिसाल नई सेट होगी। ऐसा हो सकता है? देखिए, इस मुल्क में बहुत कुछ हुआ है। मतलब आपको पता ही है कि मार्शल लॉ भी लगे, हम्म। और मार्शल लॉ डिक्टेटर्स भी गायब आराम से घर चले गए। हालांकि आर्टिकल 6 लगता था, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब को सजाए मौत भी हुई थी 2000 में। फिर वो 2000 में। जी। एयर हाईजैकिंग केस में मुशर्रफ साहब ने की थी। हम्म। फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू लाइफ। फिर उसके बाद उनको एग्जाइल कर दिया। हम्म। फिर उसके बाद उनको इजाजत दे दी वापस आने की। जी। तो और फिर वापस आके जो सजाएं सुप्रीम कोर्ट में हुई थी उसको अपील भी दर्ज हो गई, और अपील मान ली भी गई, और सारा कुछ खत्म हो गया। मतलब है कि 8 साल 9 साल के बाद। तो हम्म। यहाँ तो हर किस्म की चीज हुई है।
और डिक्टेटर्स को सेफ पैसेज भी मिली है। और जब मार्शल लॉ लगे हैं तो हमने, हमारी अदलिया ने, जब मार्शल लॉ खत्म होता है और एक डिक्टेटर चले जाता है तो उसके बाद वो अपना फैसला लेके आते हैं कि ये मार्शल लॉ इलीगल था। जब मार्शल लॉ लगा होता है तो उस वक्त किसी जज की हिम्मत नहीं होती ये कहना कि जी मार्शल लॉ इलीगल है। तो यहाँ तो हर किस्म की चीज होती है। और ये पिछले चंद महीने से जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से अदलिया के जो फैसले, प्रो पीटीआई फैसले आ रहे हैं, वो तो किसी इंसाफ के, किसी तकाजे में, किसी बैलेंस में नजर ही नहीं आते। वो तो कुछ और ही हो रहा था। तीन तीन मेंबर बेंच बन रहे थे और पहले से ही वो बातें शुरू हो जाती थी कि ये जजमेंट आएगी और ये होगा और वो होगा। तो अब बात ये है कि ये चीजें तो मुल्क में, इस मुल्क में बहुत हुई हैं। ना दायरे में कोई रहता है, और जब जरूरत पड़े तो खान साहब का फलसफा यू टर्न का, वो इदारे भी ले लेते हैं, जुडिशरी भी ले लेती है, सियासतदान तो खैर लेते ही रहते हैं। और तो इसमें और मैं, इस मुल्क और में कभी जो कभी हालात हैं, आपने कहा हर किस्म की चीज़ हो सकती है सेठी साहब, तो वो जिन वीडियो पैगामात का तस्करा आप कर रहे हैं और जो वीडियो मैसेजेस सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें गैर मुल्की करार दे दिया गया, हम पाकिस्तानी हैं। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि आप 7 से 14 दिन के अंदर शो कॉज के जवाब में हमें सबूत ला के दे तो हम रिव्यू कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है वहां पर, क्योंकि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी रेफरेंस है, उनके जो मेंबर सिंध हैं उनके ऊपर भी रेफरेंस है, वो ये फैसला दे नहीं सकते। अभी भी कोई यू टर्न इलेक्शन कमीशन ले सकता है? नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन कोई यू टर्न नहीं लेगा। इलेक्शन कमीशन के आगे कोई अगर आप लेके जाएंगे सबूत किसी किस्म का जो कि जो वजनी है, तो वो अपना जजमेंट जो है उसको जहां जहां अमेंडमेंट की जरूरत है वो कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अच्छा। मैंने कहा हाँ। कि अगर एक बंदे का नाम आ गया है नजम सेठी, हम्म। तो सेठी आके कहता है यार मैं तो हिंदू नहीं है, मैं तो मुसलमान हाँ, ते ऐसे पेशावर भी से सेठी ने, ते वजीराबाद भी सेठी ने, ते ये आपने मुझे किस खाते में डाल दिया है? ठीक है मैं अमेरिका में रहता हूँगा, मगर और नजम की जगह पे आपने लिख दिया है निरंजन। तो ये तो गलती ठीक करे ना। तो ये चीजें होती रहती हैं, ये हो जाएंगी ठीक, अगर ऐसी अच्छा कोई बात है तो। अच्छा तो अब मगर अच्छा। मगर आपने एक सवाल पूछा था, मैं उसकी तरफ जा रहा था, जरूर आपने जरूर, मुझे नहीं नहीं फिर नहीं, आप कंटिन्यू। साइड पे ले गई आप। वो बात ये है, हाँ आपने वो नवाज शरीफ साहब की बात की थी कि हाँ हाँ। वो वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जी। देखिए ये वो कहते हैं ना, टी लीव्स, कि चाय के जो पत्ते हैं ना उसके अंदर देखना चाहिए कि वो क्या वो कहानी बता रहे हैं। तो अगर चाय के पत्ते देखें, चिड़िया की तरफ ना देखें 2 मिनट के लिए, हम्म। तो इसहाक डार साहब का जो प्लान बना था वापस आने का, वो हवा में तो नहीं बना था ना। हम्म। और उसके बाद फिर कैंसिल भी हो गया। जी। तो मेरा ख्याल है जब जब बारिश होने लगती है तो पहले कोई कतरा कतरे आते हैं ना। बारिश का पहला तो अब, कतरा। हाँ। हाँ, तो वो बारिश का शायद पहला कतरा होना था। वो अच्छा। एक आध कतरा गिरा, खान नवाज डार साहब ने शायद तैयारी की, हम्म। तो फिर उसके बाद वो बारिश नहीं हुई। मतलब बादल जो थे वो गरजे, और वो गरजते गरजते बारिश नहीं हुई, मगर ईसीपी का डिसीजन आ गया। हम्म। तो वो गलत फहमी हो गई कि वो ये होने कुछ जा रहा था, हो कुछ गया है। मगर जो कुछ हुआ है, इसके साथ धक्का तो लगा है ना इमरान खान को। इसके साथ ये एक मैसेज तो गई है ना कि इस्टेब्लिशमेंट ने अब फैसला कर लिया है कि हमने साइड्स नहीं लेनी। पहले वो साइड इमरान खान की ले रहे थे और नून लीग के खिलाफ थे। हम्म। अब उन्होंने कहा हम किसी के खिलाफ नहीं है, जो अदालतें करती हैं आप अपने केस को प्रेजेंट करें, और हम किसी किस्म का दबाव नहीं डालेंगे किसी पे। तो मेरा ख्याल है अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये ऐन मुमकिन है कि जी। डार साहब आए अच्छा। और जाए सुप्रीम कोर्ट के पास। उनका वहां पिटिशन लगी हुई है हम्म। पुरानी, कि हम्म। जी मैं तो एब्सकॉन्डर है ही नहीं। तो वो अपना केस को जाके निपटे और इंसाफ का इंसाफ हो जाए उनके साथ। और वो कहे जी मैं तो पहले दिन से आना चाह रहा था, मगर मेरा पासपोर्ट ही नहीं था मेरे पास, मेरा पासपोर्ट ही वैलिड नहीं था, इन्होंने ले लिया था, ये तो पता नहीं मुझे क्या करने जा रहे थे, वगैरह वगैरह। वो अपना केस बना सकते हैं। हम्म। इसी तरीके के साथ ये ऐन मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और सीधे एयरपोर्ट से वो अदालत चले जाएं और वहां जाके अपनी बेल करवाएं। और उसके बाद बेल करवाने के बाद ये अपने सेंटेंस जो है उनका, उसको सस्पेंड करवाएं। सस्पेंड करवाने के बाद, क्योंकि आपको पता है अभी एक सेंटेंस सस्पेंड हुआ हुआ है हम्म। मरियम का, जी जी। जो कि अभी, तो वो अभी ये दोनों केसेस जो थे, ये स्टील मिल वाला और दूसरा केस जो फ्लैट्स वाला केस है, ये एवन वैसे फील्ड। ही वो, हम्म। हाँ आपको पता है जो जजमेंट्स आई हैं उन्होंने जी। लिखा हुआ है कि करप्शन प्रूव नहीं हुई, हम्म। वगैरह वगैरह। तो बड़े स्ट्रॉन्ग केस है नवाज शरीफ साहब। तो वहां से जाके वो प्रोटेक्टिव बेल ले लें पहले, फिर उसके बाद अपना केस लड़ें। और केस लड़के अगर जीतते हैं तो उनकी कन्विक्शन खत्म हो जाती है, फिर रह जाती है डिस्क्वालिफिकेशन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिस्क्वालिफिकेशन का केस वो आईनी केस है। वो फिर जब कभी आइन तरमीम आएगी तो सबके लिए ही आएगी, जहांगीर तरीन के लिए भी आएगी, नवाज शरीफ साहब के लिए आएगी। और अगर
इमरान खान साहब उस वक्त डिस्क्वालीफाई हो गए हुए तो उनके लिए भी आएगी, तो सबको ही इजाजत मिल जाएगी इलेक्शन लड़ने की, या किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने की नहीं मिलेगी इजाजत। आप समझ रहे हैं मेरी बात, जब जो बिल्कुल। इशारे कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता। आफ्टर ऑल अदालतों ने फैसले करने हैं। जी तो जी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हर चीज मुमकिन है, मगर जो सबसे बेस्ट चीज है वो ये है कि वो जो लड़ाई झगड़े का जो वक्त था ना, वो अब खत्म होने को आ रहा है। अब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती जा रही है, पीछे हटती जा रही है, और अदालतों को मौका मिल रहा है कि आप जेन्युइनली इंसाफ दें विदाउट प्रेशर। और सियासतदानों को भी ये मौका मिल रहा है कि भाई अब बैठ के तो कुछ तय कर लेते हैं, नहीं तो आप लोगों ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, करते करते रह सवाए जजेस के रह ही कोई नहीं जाएगा। तो इसलिए बेहतर ही तो बेहतर यही है कि अपने आप को जरा बैठ जाओ, एक आध चार्टर कर ले। हाँ हाँ। तो आपको पता है मैं काफी दिन से ये बात कर रहा हूँ जी कि जी। भाई अब नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब बैठ के कोई ना कोई तय पा ले। जी तो जी। अब अगर देखिए ना, तो मैं ये समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म के अंदर या मीडियम टर्म में हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। छोटे शॉर्ट टर्म के अंदर अब इमरान खान साहब को कुछ धक्के लगेंगे, उनको भी कुछ सबक सिखाया जाएगा, या अच्छा। वो सीखेंगे हाँ हाँ। कि भाई अपने पाँव पे खड़ा होना है, एंड सो ऑन। तो ये जरूर, ये बिल्कुल मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों। ये मुमकिन है कि इलेक्शन आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, इलेक्शन तो होने ही होने हैं, लेटेस्ट बाय नेक्स्ट ईयर। तो इसका ये मतलब है ये इलेक्शन कभी फेयर हो ही नहीं सकते जब तक प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। उसके लिए नवाज शरीफ साहब को वापस आना लाजिम है। और मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी और बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं इस बात को तस्लीम करने लगे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये बात बहुत खुश आइंदा आपने कही सेठी साहब कि लड़ाई झगड़े का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन ऐसा तो तब होगा जब इमरान खान साहब भी हथियार रख देंगे और कहेंगे कि आए हम बात करते हैं। वो तो एहतजाज करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर, और दूसरी तरफ पीडीएम का ये एलामिया है कि रेड जोन में किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं है। राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर धमकी लगाई है कि रेड जोन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो कल आपको लगता है एक बार फिर वही 25 मई वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है, या इमरान खान साहब एहतियात करेंगे? मेरा ख्याल है खान साहब एहतियात करेंगे। अगर खान साहब को पैगाम अभी तक नहीं मिला तो मिल जाएगा। खान साहब एहतियात करेंगे। और मेरा ख्याल है कि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि अगर खान साहब अभी भी उस रास्ते पे चलते हैं, फिर जो अगला कदम आएगा ना उनके खिलाफ, वो इससे भी सख्त होगा। तो अच्छा। मैंने उस दिन भी कहा था कि अब स्टेज ऐसी है कि गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, जिसमें खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अच्छा। अब वो छोड़ दें वो वक्त के खान साहब जो है वो लाडले हैं। अब लाडलापन का वक्त खत्म होने जा रहा है, अब बैलेंस हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि उसमें ये हुकूमत अब आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होने जा रही है। ये पहले बड़ी कमजोर थी, खान साहब की बड़ी धमकियां थी। और ये भी मैं कह दूं आपको कि अभी पंजाब के अंदर परवेज इलाही हर बात खान साहब की नहीं मानेगा। परवेज इलाही साहब कहीं और देखते हैं इमरान और खान अपने साहब कौन सा मफाद। उनकी हर बात मान रहे हैं सेठी साहब? तो ना माने, अभी तो चौरी शुजात लगे हुए हैं और लगे हुए हैं कि ओए इधर आ जा वापस। हाँ ठीक है, लेकिन गेम ऑन सिर्फ पंजाब में नहीं है, वफाकी सतह पर भी है। फवाद चौधरी ने इशारा दिया है कि हम तहरीक अदम एतमाद लाने जा रहे हैं। सो पिक्चर अभी बाकी है और बात भी ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदेद। इमरान खान साहब के लहजे में कुछ तब्दीली तो है, जिसे बहुत बारीक बीन जो मुबसर हैं वही नोट कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने दरबार बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह उस पर भी हाज़िरी दी। उनका उर्स मुबारक करीब है। बहिश्ती दरवाज़े के सामने इमरान खान साहब बहुत कम वक्त के लिए वहाँ खड़े रहे और उन्होंने दुआ की, लेकिन वो बता रहे हैं जो उनका रिस्पॉन्स है इस फैसले पर कि इलेक्शन कमीशन ने हमें फ़ौरन फंडेड कह के हमारी तौहीन की है। वहाँ उन्होंने एक्सप्लेन भी किया अपने फॉलोअर्स के लिए कि सर्टिफिकेट में और हलफ में, बयान हल्फी में क्या फ़र्क होता है। वो कहते हैं कि मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ कि मैं इस तरह से हिसाब किताब रखूँ और सारे अकाउंट्स देखूँ। सेठी साहब वो एक बार फिर ज़ोर शोर से मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, असम्बलियाँ तहलील की जाएँ तो हम बातचीत करने को तैयार हैं, इससे कम पे किसी सूरत नहीं। और फवाद चौधरी साहब इसके लिए प्रेशर बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि हम घुटनों पे ले आएंगे हुकूमत को, तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे तो, और इसके लिए हम तारीख फाइनल कर रहे हैं। ये होने जा रहा है। कहाँ लाएंगे तहरीक अदम एतमाद? विफाक में इस्लामाबाद लाएंगे में? जी। वहां तो ये रिजाइन कर चुके हैं वो सब। कह रहे हैं कुछ इत्तेहादियों का एतमाद हमें हासिल हो गया है या उन्हें हम पे एतमाद हो गया है।
तो फिर ये वापस जाएंगे वहाँ। वो सदर मुमलिकत कह देंगे तो वहां पर तहरीक अदम एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है शहबाज शरीफ साहब को, शायद वो इस तरफ इशारा करना चाह रहे थे, बट तहरीक अदम एतमाद ज़ाहिर जहनों पे सवार है। नहीं तो बड़ी अच्छी बात है, करके देखें। वो उन्होंने अभी 11 लोग को छुट्टी कराई है, वो और भी करवा देंगे, फिर ये हार जाएंगे। अच्छा अब तो अब हाँ। तो जो देखिए ना, वो जो दो के साथ इनकी सिर्फ मेजोरिटी थी ना, तो हम्म। अब इन्होंने इनके 11 लोग तो वैसे फर्क कर दिए हैं। अब और भी आगे ये 8-10 कर देंगे, 20 की लिस्ट तो बनी हुई है वहाँ। तो हम्म। उसके बाद तो उनको फिर एमक्यूएम की भी जरूरत नहीं रहेगी मेजोरिटी शो करने के लिए। अच्छा, तो ऐसे में जो अरकान के इस्तीफों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा चुकी है, वहाँ से कोई ऐसा फैसला नहीं आ सकता जो हुकूमत के इस इकदाम को रद्द कर दे 11 नहीं, वो इस्तीफों तो का? यार हाँ। वो तो किसी किसी वक्त भी आ सकता है ना। हम्म। मगर बात वो तो आ सकता है, वो तो अदालत अदलिया से जो फैसला चाहे कर सकती है। हम्म। मगर अब बात यह है कि खान साहब अब पार्लियामेंट में अगर जाके और इस गवर्नमेंट को गिराते हैं बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी एक और सियासी हमाकत नहीं हो सकती। पहले उनसे हमाकत हुई कि जब उनके पास वक्त था डिसॉल्व करने का, तो उन्होंने नहीं डिसॉल्व की, हम्म। और जब नहीं था तो कोशिश की और नाकाम हो गए। और फिर इनको मौका मिल गया। अगर उसी वक्त कर देते हम्म। तो बड़े अच्छा खुश खुश रहते। मगर इनसे ऑपोजिशन से भी गलती हो गई कि इन्होंने गवर्नमेंट लेके और बैठ गए। अगर ये उसी वक्त गवर्नमेंट लेके फिर डिसॉल्व कर देते, तो हम्म। ये बिल्कुल इलेक्शन जीत सकते थे। आज उनकी वो पॉपुलैरिटी नहीं है इस हुकूमत की जो पहले थी। और पहले इमरान खान की जो अनपॉपुलैरिटी थी, उससे ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं अब, बिकॉज रेजिस्टेंस शो की है। हम्म। मगर ये सी सॉ अप एंड डाउन है ना। जी। अब आप देखिए मईशत की जो डॉलर रुपया, ये जो परसेप्शन है, स्टेबिलिटी आ रही है, तो बिजनेस कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो इसको पसंद कर रही है इस बात को। हम्म। तो वो जो प्रेशर था, पहले एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी प्रेशर था, और मेरा ख्याल है नून लीग के अंदर से भी प्रेशर था कि जी इलेक्शन होने चाहिए, हम छोड़े, ये क्यों हम ये काम कर रहे हैं, आवाम से दूर हो रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, हमने नहीं करनी चाहिए, और इमरान ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, ये जो बाई इलेक्शन में हम हारे हैं, इसमें 90% रोल जो था महंगाई का था, हमारी अपनी गलतियां इतनी नहीं थी, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें चल रही थी। ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी यही था कि अच्छा तो आप क्यों बैठे हैं, जाएं फिर इलेक्शन करवा लें फिर। और इमरान हम्म। भी कह रहा था इलेक्शन कराए, मगर आपने देखा वो प्रेशर बिल्कुल खत्म हो गया जी। है। एक तो ये पिछले जब से खान साहब चुप करके बैठे हुए हैं, और उनको जाहिर है कुछ सूंघ गए हैं कुछ ना कुछ, और हम्म। एस्टेब्लिशमेंट अब जेन्युइनली न्यूट्रल होने जा रही है। हम्म। तो उससे तो यही लग रहा है कि अब ये हुकूमत आ गई है, बैठेगी ये, और खान साहब जो है वो अंडर प्रेशर आएंगे अब। और वो ठीक जो है। धमकियां देते थे लाडले की बेसिस के ऊपर, वो तो अब उनको सहूलतें नहीं मिलेंगी। हम्म। और उधर से आप देख रहे हैं कि रुपया जो है वो फिर एक दफा अपनी शोहरत पे आ रहा है। डॉलर जो है मैंने सुना है आज जी, 15 रुपए। 10 रुपए से जायद, 14 से हाँ जी। 15 के दरमियान जी। जी 14 से 15 गिरा है, और इसका तो मतलब ये है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है हम्म। वो तो पसंद कर रही है इस सिचुएशन को, कि खान साहब डिस्टेबलाइजेशन नहीं कर रहे। हम्म। इलेक्शन कमीशन ने खान साहब को ठाप लगा दी है कि ओए चुप होए, ते खान साहब जड़े ने जड़े गंद पाते पे वो बंद हो गए, ये बंद हो जाएगा, और हम्म। कारोबार फिर से शुरू होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी पैसे देगी, पाकिस्तान स्टेबल होगा। तो सिग्नल्स तो ये आ रहे हैं। तो इन जी। सिग्नल्स के अंदर खान साहब जो है अगर कोई हरकतें करते हैं जिसके साथ डिस्टेबलाइजेशन होगी, तो और अनपॉपुलर होंगे, आपने ये जो पॉपुलर नहीं सिग्नल होंगे। की बात की, इसकी झंडी सेठी साहब आपने पहले ही दिखा दी थी, बता दिया था कि क्या होने जा रहा है, इंडिकेटर्स जो हैं इस हुकूमत को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। सेठी साहब ने क्या कहा था डॉलर के हवाले से, मईशत के हवाले से, सुनते हैं। थोड़ी बहुत नेगेटिव रेटिंग चल रही है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है। मगर हम्म। तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि कोई इतना खतरा वतरा नहीं है, लोग रिलैक्स करें, कोई हाँ। डिफॉल्ट वॉल्ट नहीं होने जा रहा। आईएमएफ का प्रोग्राम आ रहा है, उसके बाद और भी डॉलर स्ट्रॉन्ग कमजोर होगा। और जो मिफ्ता इस्माइल साहब के रुपीज बातों स्ट्रांग में बड़ा होगा। वजन है, हम्म। वजन है कि हम्म। ये अगले महीने, या जैसे ही आईएमएफ ऑन बोर्ड आ जाती है, पैसे आ जाते हैं, आने तो थोड़े हैं मगर उसके साथ और बहुत सी सिग्नल्स जो है वो ग्रीन होनी, लाइट्स ग्रीन होनी शुरू हो जाएंगी। और डॉलर जो है इस वक्त 235 240 में पता नहीं घूम रहा है। हम्म। टू ये थर्टी गिर गिर नाइन के, हम्म। हाँ 239। ये मेरा ख्याल है कि अगर हस्बे मामूल काम चलता रहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हुई, ये बहुत बड़ा इफ है कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हुई, तो फिर डॉलर जो है वो 210 215 पे आ जाएगा। ये प्रेडिक्शन सेठी साहब की थी और हम देख रहे हैं ऐसा होते हुए, और सेठी साहब ने आज फिर दोहराया कि हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होगी। पीडीएम को जो कॉन्फिडेंस दिया, इस बारे में सेठी साहब ने क्या कहा, कहाँ से आ रहा है कॉन्फिडेंस, वो सुनते हैं।
ये जो चल रहा था ना सिलसिला सारा, हम्म। कि जी क्या अब इलेक्शन होगी फौरी तौर पे या ये हुकूमत रहेगी, हम्म। ये जो सारे इकदामात हो रहे हैं मुश्किल, क्या ये रोक दिए जाएंगे और इलेक्शन में चले जाएंगे और इंस्टेबिलिटी हो जाएगी या नहीं होगी, वो सारा मामला चल रहा था। हम्म। मगर इस ये जो सिग्नल आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसके पीछे मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट ने जो रुकावटें क्रिएट की हुई थी वो हट गए हैं रास्ते में से, हम्म। तो उससे ये समझ आ रही है लोगों को, इसका ये मतलब है कि अब हम इलेक्शन इंस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे। अब इमरान खान साहब जो हैं वो अब इस्लामाबाद के ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे। अब अच्छा। वो अपनी he'll be running to save his own skin। हम्म। और वो जैसे मैंने कहा अब तो वो शायद 2-3 महीने में टेबल पे भी आ जाए बात हम्म। करने के लिए, और शायद वापस पार्लियामेंट भी चले जाए एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ मार्केट बड़ी शार्प है, मार्केट ने सिग्नल पढ़ लिया है। हम्म। वो ये सिग्नल पड़ा है कि इसका ये मतलब है कि अभी इमरान खान जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था वो कामयाब नहीं होगी, हम्म। इलेक्शन फौरी तौर पे नहीं होंगे, और मामला जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, आईएमएफ के पैसे आ रहे हैं। You already saw that happening, सेठी साहब, हाउ इज दैट? और अब आप क्या समझ रहे हैं, ये जो तारीखी कमी हुई है डॉलर की कीमत में और रुपए तगड़ा हो गया है, ये हिस्टोरिक है एक दिन में जो हमने होते देखा, ये इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या डॉलर वालों से हमारी सुलह हो गई है ये वजह, या और भी फैक्टर्स हैं? नहीं, बिल्कुल मैं आपसे कह रहा था कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है। आपकी देखा, आपका स्टॉक एक्सचेंज जैसे ही इलेक्शन कमीशन का फैसला आया तो उन्होंने इसको ऐसे पढ़ा कि इसके साथ आप स्टेबल हो जाएगा, खान साहब पीछे हटेंगे और इलेक्शन की तरफ हम नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन की तरफ जाएंगे। और तो उन्होंने फिर स्टॉक मार्केट बढ़ी, और जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं जिनके पास डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं, क्योंकि लोग आमतौर पे क्या करते हैं, ये टेक्सटाइल वाले और दूसरे लोग, कि इन्होंने अपना जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स होती है वो बाहर रखी हुई होती है, हम्म। वहां से फिर ये पाकिस्तान लेके आते हैं और यहाँ आके उनको डॉलर्स में एक्सचेंज करते हैं, और फिर जाके डॉलर मार्केट में मिलता है। अब इन्होंने कुछ अरसे से अपने पैसे जो थे वो अभी बाहर ही रखे हुए थे कि अभी शायद डॉलर बढ़ जाएगा, हालात ठीक नहीं है, अभी हम पैसे वापस नहीं लेके आते, तो इसीलिए डॉलर बढ़ता जा रहा था, बिकॉज सप्लाई शॉर्ट हो गई थी। अब जैसे ये सिग्नल आया है कि अब हम आईएमएफ आ रही है, सऊदी अरेबिया से पैसे आ रहे हैं, चाइना से रीनेगोशिएशन होकर रीशेड्यूलिंग हो रही है, वगैरह वगैरह वगैरह, सारे 10-12 अरब डॉलर आ रहे हैं, और हमारा जो बॉन्ड है यूरो बॉन्ड जो कि दिसंबर में मैच्योर हो रहा है, वो पहले उसकी बात हो रही थी कि 50, उसकी आधी कीमत हो गई है, अभी हाल ही में वो 90 तक पहुंच गया था और आज 90 पे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब है लोगों ने कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है कि ये चला लेंगे, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जिसकी वजह से अब उन्होंने अपने पैसे जो बाहर पड़े हुए थे वो वापस लाने शुरू कर दिए कि चलो 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 बेचिए। अब वो सोच रहे हैं कि अब अगर हमने बाहर रखे तो डॉलर और गिर गया तो ये लोग जो है वो कुछ लोग वापस ले गए, तो उससे बेहतर नहीं है कि हम अभी जितने भी पैसे मिलते हैं स्टेट बैंक से अभी जल्दी वापस ले जाएं। तो अभी सारी भेड़ चाड़ लगी हुई है, जल्दी जल्दी बेचो डॉलर, नहीं तो कल आज 250 है, 40 है, कल 230 हो जाएगा, ओहो जल्दी से 240 पे बेच दो, वो 230 हो गया, ओहो 230 पे बेच दो, कल 220 हो जाएगा। वो जितना जितना बेचते हैं वो और गिरता जाता है। तो मतलब ये है कि ये एक आर्टिफिशियल सप्लाई लाइन रुकी हुई थी, वो अच्छा। खुल गई है। मगर इसके अलावा भी तो और फैक्टर्स भी तो है ना, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक्सप्लेन किया है कि आपने जो अपने इंपोर्ट्स थे आपने बैन करके कुछ इंपोर्ट बिल जो है अपना कम कर लिया है, और आपके जो करंट अकाउंट डिफिसिट थी वो कम हो गई है, एंड सो ऑन। तो इकदाम भी किए इन्होंने, और फिर आपने जो कीमतें शीमतें बढ़ाई हैं उसके साथ ट्रेजरी में पैसे आ गए हैं, एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ मिला के एट द एंड ऑफ द डे आप वापस आ गए रेल पटड़ी पे, और अब आपकी गाड़ी चलने के लिए तैयार लेकिन हो गई है। पटरी पे आना तब और नहीं होगा जब इसकी जो प्राइस है वो 190 के करीब आ जाए। आपने प्रिडिक्ट किया था 215 से 220 तक, इस वक्त 190 नहीं होनी चाहिए एक्चुअल प्राइस? नहीं, एकदम नहीं ना होती, अच्छा। जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके चढ़ी थी 190, 200, 205, 210, 15, 20, 25, 30, 35, 40 चीखें निकलनी शुरू हो गई थी, तो उसी तरीके से अब ये गिरेगी डी 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 डी। तो मैं समझता हूँ कि अभी कल आप देखिएगा। अच्छा, हाँ। मैं एक और पेशेंट गोई करता हूँ। जी। ये गिरेगी 210-15 तक आएगी, उसके बाद फिर ये चढ़ेगी, ऐसा क्यों ये होगा फिर सेठी थोड़ा, साहब? हाँ फिर ये थोड़ा सा झटका आएगा, ये फिर ऊपर जाएगी थोड़ा सा, फिर जाके नीचे आके स्टेबल हो जाएगी एक जगह पे। उसकी वजह ये है कि फिर एक स्टेज ऐसी आएगी, अभी मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि इन्होंने फिर थोड़ा सा
जो जो आइटम्स बैन वैन किए हैं वो थोड़े से सवाए 3-4 आइटम्स के, बाकी सब जो है वो बैन जो है वो रिमूव करने लगे हैं। उसके साथ फिर करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है इन्होंने स्टेट बैंक के साथ फैसला कर लिया होगा आपस में जेन में कि हमने डॉलर को कहाँ ला के खड़ा करना है, अच्छा। 210 पे या 220 पे। एक्सपोर्टर कहता होगा कि यार 230 ठीक है, इंपोर्टर कहता है कि 190 ठीक है। जी। क्योंकि इंपोर्ट वाला कहता है सस्ता है, एक्सपोर्ट वाला कहता है महंगा जाए हमारा माल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये स्टेट बैंक के साथ मिलके फाइनेंस मिनिस्ट्री और आईएमएफ ये कुछ बिहाइंड द सीन्स बैठ के कोई फैसला कर लेंगे कि किस लेवल पे हमने डॉलर को ला के रखना है। उस लेवल तक ये ले आएंगे। दो तरीके हैं लाने के। एक तो ये है कि अगर उससे बढ़ जाता है रेट तो स्टेट बैंक डॉलर बेचना शुरू कर देता है, अपने रिजर्व्स गिराने शुरू कर देता है और डॉलर बेचना शुरू कर देता है। जब वो डॉलर बेचता है तो फिर मार्केट के अंदर डॉलर ज्यादा हो जाते हैं, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड वही होती है, कीमत गिर जाती है। अगर वो समझता है कि बहुत कम हो गया है, एक्सपोर्ट को खतरा है और वैल्यू हमारी रुपये की जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, कम होनी चाहिए, तो वो फिर मार्केट को खींच लेता है। तो स्टेट बैंक इंटरवेंशन जो है उसके भी बहुत से तरीके हैं स्टेट बैंक को इंटरवीन करने के, वो भी करते हैं। ठीक और है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये अब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक के ऊपर और आईएमएफ के ऊपर ये फैसला छोड़ दें कि उन्होंने डॉलर 200 को करना है, 210 का करना है, 220 के आके इसको स्टेबल करना है बहुत कि से नहीं। फैक्टर्स होते अभी हैं जो जो मार्केट को इम्पैक्ट अभी करते हैं। जी जी, कंटिन्यू हाँ, प्लीज। हाँ अभी जी। जो चीजें हो रही हैं आयशा, ये स्पेकुलेटिव, कुछ हद तक स्पेकुलेटिव है, ऑन द हाँ। बेस ऑफ गुड एक्सपेक्टेशंस। इकोनॉमी बेहतर होने जा रही है या स्टेबल होने जा रही है, बेहतर तो अभी नहीं होना, स्टेबल होने जा रही है। ठीक है, मार्केट फैक्टर्स जो इसमें किरदार अदा करते हैं वो तो सेठी साहब ने एक्सप्लेन किया। आईएमएफ की जानिब से बोर्ड मीटिंग का भी ऐलान किया गया है, वो भी सरमायाकारों के लिए खुशाइंद है, जिसके सबब हम देख रहे हैं कि स्टेबल हो रही है सिचुएशन और अच्छी खबरें आ रही हैं एक एंड पे। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती के हवाले से सेठी साहब ने इससे पहले करार दिया था कि वो इतनी नागुजीर नहीं है, लेकिन तनाज़े की खबरें हैं मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार के दरमियान। किस हद तक हकीकत है इसमें, किस हद तक अफसाना? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती के हवाले से बात हो रही है, जिसका बहुत इंतजार किया जा रहा था। आसिम मेराज साहब हैं और जमील अहमद साहब हैं। इन दोनों के दरमियान टाई इसलिए है कि मिफ्ता इस्माइल एक चाहते हैं, सागदार साहब दूसरे की तैनाती चाहते हैं। यही वजह है ताखीर की कि अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी। सेठी साहब, आपके पास क्या खबरें हैं चिड़िया की? नहीं, मेरे पास तो बड़ी खबरें हैं चिड़िया की, ऐसी क्या बात है। ये सारी गलत बातें हैं कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार साहब के दरमियान कोई वो प्रॉब्लम आ गया कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। अब मैं आपको बताऊं हुआ कि अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब और शायद खाकान अब्बासी साहब और जो फाइनेंस के लोग हैं, इनका ख्याल है कि इस वक्त एक आईएमएफ के अंदर एक साहब हैं, उनको लाया जाए। क्योंकि इनका ख्याल है कि जिस इदारे के साथ काम करना है आगे, हमने स्टेट बैंक का बिल जो है उसको तो डाइल्यूट कर दिया है, मगर बंदा हमें वहीं से ही लाना चाहिए और कॉम्पिटेंट आदमी है जिसका जिक्र ये कर रहे हैं कि एक कैंडिडेट है, उनको लाना चाहिए। मैं नाम वाम नहीं लूंगा, बेहतर यही है। क्योंकि तो एक कमेटी बनाई गई 6 रुकन की, जिसको लीड किया प्राइम मिनिस्टर साहब। उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उसके अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब थे, उसके अंदर शायद खाकान अब्बासी साहब थे, डार साहब भी उस कमेटी के अंदर थे इनफॉर्मली, एंड सो ऑन। तो उन्होंने फिर 6 कोई 3-4 कैंडिडेट्स की देखा उसके ऊपर। तो एक ग्रुप था, ये मिफ्ता इस्माइल कंपनी, ये कह रहे थे कि वो आईएमएफ वाले जो साहब है उनको लाना चाहिए। अच्छा। तो उसके बाद एक और कैंडिडेट आ गया, वो थे जो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट, उनका नाम भी प्रपोज हो गया। उसके बाद एक तीसरे साहब हैं जो कि एक जमाने में डिप्टी गवर्नर थे स्टेट बैंक के, मगर आजकल एडवाइजर टू द सऊदी गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक, वो है। फिर एक और साहब हैं जो कि पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द आईएमएफ एग्जीक्यूटिव, तो डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर सईद जफर, और तो ये तो ये लोग थे जिनकी आपस में ये चॉइस होनी थी। अच्छा। अब मैं आपको बताऊं तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो अपना चॉइस बता दी, मगर जो डॉक्टर जफर है जो बैंक ऑफ पंजाब के जो इस वक्त एमडी हैं, चेयरमैन है, जी। वो उनका जो केस आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आपको बताऊं वो कौन पुश कर रहा है कौन? उनका केस, आसिफ जरदारी साहब। अच्छा।
इसका क्या रीजन हो सकता है? डॉक्टर जफर मसूद अभी साहब आप की बात बात कर तो रहे पूरी हैं। करने जी देना, जी। बात तो करने देना, आप पहले ही पहुंच गए क्यों। अब आसिफ जरदारी साहब ने इनको नॉमिनेट किया है कि इनको देखा जाए। हम्म। अच्छा, मैं इनके बारे में ये कह दूं कि बहुत ही अच्छे, नफीस, कॉम्पिटेंट आदमी है। हम्म। ओके। तो और कोई इसमें कोई दाग वाग की बात नहीं है, इसीलिए मैंने आपको रोक दिया जहां आप ले जाना चाह रहे थे। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। हाँ, बाय द वे, ही इज द सोल सर्वाइवर ऑफ दैट पीआईए एयर क्रैश। एग्जैक्टली, जी बिल्कुल जी। तो बहरहाल, अच्छा बात यह है कि ही इज अ गुड मैन एंड हम्म। कॉम्पिटेंट मैन एंड क्लीन मैन। जी जी। तो उनकी भी एक कैंडिडेचर है, मगर उनकी जो से लेट मी से जो रिकमेंडेशन आ रही है वो आसिफ जरदारी साहब की तरफ से आ रही है। हम्म। फिर जो साहब हैं जो कि सऊदी अरेबिया में हैं, जो एक जमाने में डिप्टी गवर्नर थे, उनको उस वक्त इसहाक डार साहब का जमाना था। इसहाक डार साहब समझते हैं ही इज वेरी कॉम्पिटेंट। हम्म। वो जाहिर है इस वक्त वो सऊदी अरेबिया के सेंट्रल बैंक को एडवाइस कर रहे हैं, तो उनकी भी एक रिकमेंडेशन है। इसी तरीके के साथ वो जो इस वक्त डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर सईद और डॉक्टर आरिफ, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के इदारों में है। तो मैं हम्म। ये समझता हूँ कि इस किस्म की बात चल रही है, और इवेंचुअली ये फैसला उस कमेटी ने करना है। ये इसमें किसी की कोई फेवरेट नहीं है, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स जो हैं सारे टॉप क्लास कैंडिडेट्स, हम्म। किसी की कोई गलत सिफारिश नहीं है। हम्म। मगर जाहिर है सिफारिशें होती हैं, हम्म। तो हर एक बंदे की अपनी सिफारिश होती है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, मगर यहाँ कोई घपला वपला मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा। इनमें से जिसको भी ये सिलेक्ट करेंगे हम्म। विल बी अ गुड चॉइस, एंड सो देयरफॉर गुड लक। ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला कर ले, एंड आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से आ रहा है और क्या उनके वहाँ असर रसूख है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस वक्त जो मुझे जो लग रहा है हम्म। कि एक शख्स है जो कि जिसने बहुत अरसा स्टेट बैंक में काम भी किया एज डिप्टी गवर्नर, और फिर वो इस वक्त बहुत हाई पोजीशन में है एडवाइजिंग द सेंट्रल बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया। जी। आई थिंक मेरा ख्याल है कि ही शुड बी अमंग्स द टॉप कैंडिडेट्स। ठीक है। एक जफर बाकी जो मसूद है साहब हैं, एक मुर्तज़ा सैयद साहब हैं, एक मोहम्मद जमील साहब हैं, मोहम्मद अशरफ खान साहब हैं, अहमद साहब हैं। तो मैं जमील साहब की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो मेरे हिसाब से तो वो पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत अरसा काम किया है, सऊदी अरेबिया में भी किया है, हम्म। वो भी एक चॉइस है। मेरा ख्याल है कि ये बात आएगी दो दो या तीन लोगों पे, वहां से फिर शहबाज शरीफ साहब को फैसला करना पड़ेगा। जफर साहब जो है पंजाब बैंक वाले, वो थोड़े से जूनियर हैं, हम्म। और इसके अलावा कोई इशू नहीं है। और स्टेट बैंक का जाहिर है कोई खास लेकिन आईएमएफ एक वो फैक्टर भी नहीं तो है। अहम है ना, जिसकी वजह से रजा बाकर साहब इतना अरसा रहे, सेठी साहब। तो इसीलिए अब आईएमएफ फैक्टर जो है वो इस वक्त मेरा ख्याल है शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता हम्म। इस्माइल साहब उसको वजन दे रहे हैं। हम्म। मेरा ख्याल है डार साहब किसी और जगह पे वजन दे रहे होंगे, एंड सो ऑन। मगर ये लड़ाई झगड़े कोई नहीं है, देर ऑल कॉम्पिटेंट पीपल। ओके, तो कितने दिन में आप समझते हैं ये फैसला हो जाएगा? ये हो जाएगा, बस जल्दी हो जाएगा। ठीक है। इन सब नामों के हवाले से जो डिस्कशन हुई उसमें यही इस बात पर इत्तेफाक है, ये सब कॉम्पिटेंट शख्सियात हैं और जल्दी इनका तकर्रुर कर दिया जाएगा। जुजियात पर गौर किया जा रहा है, इससे ज़्यादा ये बात नहीं है। प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने कहबान।